हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था इक्वालिटी, समानता। ये इसका दूसरा भाग है, दूसरी वीडियो है। तो चलते हैं हम सीधा टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा चैप्टर है। इसमें हमने इससे पहले पहली वीडियो में समानता के महत्व क्या है, समानता और समानता के महत्व, अवसरों की समानता क्या है, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने समानता के 3 आयामों के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे हम किस तरीके से समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। ये वाला टॉपिक है। और आगे वाला टॉपिक रहेगा समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, नारीवाद। इन आइडियोलिज्म के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, हम कैसे समानता को प्रमोट कर सकते हैं। तो समानता को हम बहुत सारे तरीक़ों से उनको बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारी असमानताएं सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। तो उनको हम एक राज्य कुछ 3 निम्न प्रकार के तरीके जो है अपनाकर जो है समानता के व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। अब राज्य क्या करे, औपचारिक रूप से समानता की हम को एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग फॉर्मेट इक्वलिटी, औपचारिक समानता की स्थापना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे कानूनी व्यवस्था में या जो हमारे रीति रिवाज हैं उनमें हम असमानता की व्यवस्था और विशेषाधिकारों को औपचारिक रूप से समाप्त कर दें और समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के नियम और कायदे कानून बना दें। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, औपचारिक समानता को स्थापित कर सकते हैं। अब अधिकतर सरकारों ने या संविधानों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, और जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। और किसी भी प्रकार का जाति, नस्ल, धर्म, लिंग के आधार पर सभी व्यक्तियों के साथ समान बर्ताव किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान बर्ताव किया जाएगा। तो इस बात को सभी जो भी सरकारें या जो भी राज्य अपने आप को लोकतांत्रिक राज्य कहता है तो वो इन चीज़ों को अपनाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है विभेदक बर्ताव। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो विभेदक बर्ताव से हमारा अभिप्राय है हम इस प्रकार का व्यवहार करें जो भेदभाव वाला हो। तो भेदभाव वाले व्यवहार से भी हम समानता को ला सकते हैं। तो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब भेदभाव वाला बर्ताव करेंगे उससे हम समानता भी ला सकते हैं। तो वो क्या है, अब देखिए कभी कभी सुनिश्चित ये करने के लिए हम कुछ लोगों के कभी कभी हम यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सकें, उनके साथ अलग अलग प्रकार का बर्ताव करना पड़ता है। अब जैसे कि किसी सार्वजनिक स्थान के ऊपर विकलांगों के लिए विशेष ढाल का रास्ता जो बनाना जो है नियोजित मांग है, क्योंकि इससे उन्हें उन सार्वजनिक भवनों के ऊपर जो है जाने के अवसर मिल सकते हैं। तो ये एक प्रकार की सकारात्मक इकाई है, सकारात्मक कार्य है। इसी तरीके से अन्य प्रकार की हम जो है सकारात्मक कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, जो आगे वाला हमारा पॉइंट है। अब असमानताओं को मिटाने के लिए हम जो असमानता की खाइयाँ पैदा हुई हैं उनको भरने का काम कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का सकारात्मक कदम है। सकारात्मक कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, जैसे कि आरक्षण है। तो इसमें हम वंचित वर्गों, समूहों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, और ये आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थानों पर हो सकता है, और जिससे जो है वंचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनको आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। आगे हम सकारात्मक एक कार्रवाई के लिए व्यक्तियों के समान अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनके बीच में हमें समानता का एक के बीच का फ़र्क जो है हमें वो लाना चाहिए। आगे नेक्स्ट जो है व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने के
अधिकार जो है सम्मान होने चाहिए, लेकिन उसमें प्रतिस्पर्धा भी उचित होनी चाहिए, ताकि जो है नौकरियां जो प्रतिस्पर्धी व्यक्ति को ही मिल पाए, और वंचित व्यक्ति इस प्रकार के अलाभकारी स्थिति का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ इस प्रकार का कंपटीशन हमें रखना पड़ेगा, जिससे जो है सभी वर्गों के लोगों को वहाँ पर रोज़गार उपलब्ध हो पाए। अब देखिए, एक पिछली पीढ़ी का जो व्यक्ति है वो वर्तमान पीढ़ी की शिक्षा के साथ बराबरी करना उसके लिए एक प्रकार से वो सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ विशेष प्रकार का उनको बेनिफिट जरूर दिया जाना चाहिए, ताकि एक उचित वातावरण का कंपटीशन स्थापित हो सके। आगे हम पढ़ने वाले हैं समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद विचारधाराओं के बारे में। सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इन आइडियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मार्क्सवाद या समाजवाद की यहाँ पर बात करते हैं। तो समाजवाद जो है ये एक प्रकार से जो वर्तमान असमानताओं समाज में असमानताएं हैं उनको न्यूनतम करने का काम के ऊपर बल देता है, और साथ में ही जो संसाधन हैं उनका एक न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा किया जा सके, इन बातों को सुनिश्चित करने की पक्षधर है। ये पूरी तरह से बाजार की व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत जो सेवाएं हैं उनमें सरकारी नियमन और नियोजन नियंत्रण के समर्थन जरूर करता है। भारत में पहले समाजवादी चिंतक हैं राम मनोहर लोहिया, तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। इसके अलावा समाजवादी या मार्क्सवादी ये महसूस करते हैं जितनी ज़्यादा आर्थिक असमानताएं समाज में होंगी उतना ही ज़्यादा समाज में सामाजिक असमानताएं देखने को में ज़्यादा मिलेंगी। इस तरीके से समाज की असमानताओं से निपटने के लिए हमें सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए और आवश्यक संसाधनों तक सभी की पहुंच स्थापित करने के लिए और संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने की सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, और इक्वली सब में बंटवारा हो सके संसाधनों का, इसके ऊपर हमें जोर देने की ज़रूरत है। तो ऐसा मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उदारवादी, तो उदारवादी लिबरलिज्म मतलब विचारों में ढील, तो ये एक बीच का रास्ता अपनाते हैं पूंजीवादी और समाजवादियों के बीच में। अब देखिए, पूंजीवादी जो व्यक्ति हैं ये बाज़ार को के आधार पर चलने वाली एक व्यवस्था है, जिसमें जो व्यक्ति काबिल है, सक्षम है, वो आगे बढ़ जाएगा और उसको आगे बढ़ना भी चाहिए। जबकि समाजवादी चाहते हैं सभी व्यक्ति आगे बढ़े, सभी व्यक्ति वो चाहे सक्षम नहीं भी है तो उनको भी उसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की थोड़ी इनमें एक प्रकार की व्यवस्था में अंतर है, और जबकि समाजवादी व्यवस्था ये चाहती है पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, और जबकि पूंजीवादी लोग ये कहते हैं व्यवस्था जो है बाजार आधारित होनी चाहिए। और ये इन प्रकार के इनके बीच में मतभेद हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर क्या बोल रहा है उदारवादी, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में संसाधनों तक की पहुँच तो होनी चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी होनी जरूरी है, जिससे जो है लोग अपनी प्रतिभा और प्रयासों से लाभ उठाकर स्वयं का विकास कर सकते हैं। इसी तरह ही नारीवाद की हम बात करते हैं। नारीवाद जो है पुरुष और स्त्री के बीच में जो होने वाले भेदभाव हैं उनको कम से कम करने की बात करती है। तो नारीवाद पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों के पक्ष लेने वाली एक राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री पुरुष नारीवाद कहलाते हैं जो स्त्री पुरुष के बीच की असमानताओं को ठीक नहीं मानते और ना ही इनको आवश्यक मानते हैं। और नारीवादी ये भी मानते हैं जो पुरुष और स्त्री के बीच में असमानता है उनको समतापूर्ण व्यवहार से ठीक किया जा सकता है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। इस चैप्टर में इतना ही। आगे मिलते हैं नई क्लास में नई उम्मीद के साथ। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।